रात को हम धुबरी ज़िले में रुकेंगे और कल 11 साढ़े 11 बजे असम से हम कूच बिहार पश्चिम बंगाल में प्रवेश करेंगे। पिछले 7 दिनों में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का असम में क्या अनुभव रहा, उसका क्या असर हुआ है, उसके बारे में एक सारांश मेरे साथी सांसद गौरव गोगोई जी देंगे। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि कल राहुल गांधी जी ने देश के सामने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जो 5 स्तंभ हैं उसका जिक्र किया। 5 न्याय जिसके आधार पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा का पहले विचार हुआ और जिसके आधार पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा की रणनीति और मकसद बनाई गई है। जैसा कि उन्होंने कहा, ये 5 न्याय, पहला युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और भागीदारी न्याय, ये 5 न्याय भारत जोड़ो न्याय यात्रा के स्तंभ हैं। और मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि अगले 15-20 दिनों में इन 5 न्याय पर विस्तार से हमारे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी और अन्य नेता उसके बारे में विस्तार से जो कांग्रेस पार्टी की सोच है, जो कांग्रेस पार्टी की प्राथमिकताएं हैं इन 5 न्याय को लेकर, वो देश के सामने रखेंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा करीब 20 मार्च तक समाप्त होने की संभावना है। हो सकता है 2-3 दिन यहाँ वहाँ और हो जाए। 20 से 23 तारीख के बीच में कभी भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा मुंबई में पहुंचेगा और उसके बाद चुनावी प्रक्रिया में हमारे संगठन लग जाएगा। पर पहले दिन से मैं कहकर आ रहा हूँ, मणिपुर से, नागालैंड में, असम में, सभी जगह, मेघालय में भी मैंने कहा कि ये वैचारिक यात्रा है, विचारधारा आधारित यात्रा है, ये चुनावी यात्रा नहीं है। पर ये चुनाव का शंखनाद जो कल राहुल जी ने बजाया, 5 न्याय का शंखनाद, युवा न्याय, नारी भागीदारी न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय और श्रमिक न्याय, एक तरह से ये देखा जा सकता है ये 2024 के चुनाव के लिए जो पिछले 10 साल के अन्याय काल देश को भुगतना पड़ा है, युवाओं को भुगतना पड़ा है, महिलाओं को, किसानों को, श्रमिकों को, समाज के हर वर्ग को भुगतना पड़ा है। उससे छुटकारा पाने के लिए, उससे मुक्ति पाने के लिए ये 5 न्याय भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से हम जनता तक पहुंचा रहे हैं। 10 साल के अन्याय काल का जवाब का मुकाबला इन्हीं 5 न्याय के द्वारा ही हो सकता है। ये आखिरी प्रेस भेंट होगा असम में। कल से हम
पश्चिम बंगाल में होंगे। 26 और 27 को भारत जोड़ो न्याय यात्रा नहीं है, तो असली तौर से पश्चिम बंगाल में 28 तारीख से भारत जोड़ो न्याय यात्रा पूरी तरीके से 28 को ही शुरू होगा। हालांकि कल हम कूच बिहार 1 बजे पहुंचेंगे। तो मैं सभी पत्रकारों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग हमारे साथ 7 दिन चले हैं। हमारा प्रयास रहा है कि आपके जो भी सवाल हैं हम उसका जवाब दें। और मैं असम के मुख्यमंत्री को भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे पूछे बिना भारत जोड़ो न्याय यात्रा को भरपूर पब्लिसिटी दिया असम में और देश भर में। उनके बयान, उनके ट्वीट, उनकी धमकी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा को और आगे बढ़ाया है। हम डरते नहीं हैं, हम डरेंगे नहीं, हम पीछे हटेंगे नहीं। पर मैं उनको शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने खूब प्रयास किए हमारी यात्रा को सफल बनाने में। और इस सफलता के बारे में मेरे साथी, युवा साथी गौरव गोगोई जी हमको विस्तार से जानकारी देंगे। गौरव गोगोई जी। So you move the chair like this. You take it. You come here. I'll come here. धन्यवाद जयराम रमेश जी। आदरणीय साथियों, आज उत्तर पूर्वांचल में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का 11वां दिन है। तो पहले उत्तर पूर्वांचल की तरफ से मैं राहुल गांधी जी को धन्यवाद करना चाहूँगा कि वे हमारे भारत के सुंदर कोने में आकर 11 दिन और लगभग 12 रातें जो हमारे साथ वो बिताएं। ये ऐतिहासिक, स्मरणीय और इस यात्रा को उत्तर पूर्वांचल के लोग कभी नहीं भूल पाएंगे। जितने भी लोग राहुल गांधी जी से आए, मिले, मुस्कुराकर उनका स्वागत किया, फोटो लिया, उनके जीवन में ये एक बहुत सुनहरा पल है जो मुझे लगता है कि उनमें हमेशा याद रहेगा। असम में ये 7वां दिन है और असम में आकर उन्होंने जिस प्रकार से असम की संस्कृति को आदर किया, हमारे जो प्राकृतिक सुंदरता है उसका आनंद उन्होंने उठाया। वो बस से गए, गाड़ी से गए, पैदल से गए, नाव में गए, तो लगभग सभी प्रकार का उन्होंने अनुभव यहाँ पे देखा। और विभिन्न समुदाय से वो मिले, वो चाहे चाय बागान के हों, चाहे विभिन्न जनजाति के हों, चाहे अनुसूचित जाति के हों, चाहे वो प्रोफेसर हों, समाज सेवक हो, विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं से हो, आम लोगों से हो, बच्चों से हो। तो जिस आसानी से वो घुल मिल गए हमारे आसाम के वायु से, हमारे आसाम की संस्कृति से, मैं तो उन्हें असम का एक बेटा का दर्जा उन्हें मैं देना चाहूँगा। और जो श्रद्धा उन्होंने असम की संस्कृति और असम के इतिहास के प्रति जो जताई, सचमुच एक बेटे की तरह उन्होंने असम को प्यार किया। और असम को आप लोगों के द्वारा हमारी जो ताकत है, हमारी जो इतिहास है, उसको प्रकाशित किया। इससे बढ़िया शायद हमें असम का एम्बेसडर या दूत शायद नहीं मिल सकता। और इसीलिए मैं उनका दोबारा आभार प्रकट करूंगा। और एक बेटे होने के नाते उन्होंने हमारे असम के लोगों की समस्याओं को भी सुना, चाहे वो बागान के जो श्रमिक हैं जिनको वेतन नहीं मिल रहा, जिनके बागान धीरे धीरे निजी कंपनी खरीद रहे हैं,
जिनका पगार नहीं मिल रहा, चाहे वो विभिन्न जनजाति के लोग हो जिन पर अपने ही भूमि का अधिकार नहीं है, अपने ही जमीन का अधिकार नहीं है, अपने ही जंगल में रहने का अधिकार नहीं है, चाहे वो युवा वर्ग हो जो आज बेरोजगारी से लड़ रहा है, जो आज विभिन्न परीक्षा देने के पश्चात भी आज उसको नौकरी नहीं मिल रही, चाहे वो महिलाएं हैं जो बार बार अत्याचार और आज इस नफरत, बढ़ती हुई जो नफरत है असम में, उसको लेकर वो चिंतित हैं। एक बेटे होने के नाते उन्होंने सभी की समस्याओं को गौर से सुना और ये समझा कि ये जो समस्याएं हैं, आज लगभग भाजपा जो कहती है डबल इंजन की सरकार, आज भाजपा की केंद्र में 10 साल की सरकार हो चुकी है, यहाँ पे लगभग 8 साल की सरकार हो चुकी है। इसके पश्चात भी जो इतने समस्याएं हैं, इन सारे समस्याओं के पीछे कारण यही है कि भाजपा लोक शक्ति की नहीं, भाजपा नफरत यहाँ पे फैलाकर स्वयं को कैसे और तन धन से और मजबूत कर सकती है, सशक्त कर सकती है, उसी में उनका मन लगता है, उद्देश्य है। चारों तरफ नफरत और घृणा की एक वातावरण को वो बनाते हैं, चाहे वो उनके केंद्र सरकार के मंत्रियों के द्वारा हो, चाहे असम के मुख्यमंत्री के द्वारा हो। और जब यहाँ पे लोग आपसी भाईचारा के विपरीत विभाजन के माहौल में जीते हैं, तो धीरे धीरे हमारे लोगों का आज विभिन्न प्रकार से आर्थिक संकट पड़ रहा है। आज बगान के श्रमिक देख रहे हैं कि बगान का मालिक हिमंत बिश्व शर्मा, आज लोग देख रहे हैं कि जिस सरकारी स्कूल में वो भेजना चाहते हैं अपने बच्चों को, वो सरकारी स्कूल बंद और हिमंत बिश्व शर्मा जी ने एक निजी स्कूल खोल दिया है। यहाँ पे जो महिलाएं हैं वो चाहते हैं कि वो मुगा के द्वारा कुछ उत्पादन करें, मुगा सिल्क जो हमारा गामूसा बनता है, कपड़े बनते हैं, तो आज मुगा भी आज हिमंत बिश्व शर्मा। जो फ्लाईओवर जिससे वो शहर में जाते हैं, वो फ्लाईओवर भी हिमंत बिश्व शर्मा। वो माजुली से जोरहाट जो ब्रिज पार करना चाहते हैं, वो ब्रिज के पास में जो जमीन है वो भी हिमंत बिश्व शर्मा। तो लोग देख रहे हैं कि आर्थिक जो असमानता है, इनइक्वालिटी है, वो बढ़ता जा रहा है, वो और गरीब हो रहे हैं, और हिमंत बिश्व शर्मा जी और उनके कुछ चुने हुए साथी मंत्री और धनी हो रहे हैं, और कुछ दिल्ली में भी कोई बैठा एक शक्तिशाली मंत्री है जिसे हिमंत बिश्व शर्मा जी के भ्रष्टाचार से फायदा हो रहा है। और इसीलिए लोगों ने राहुल गांधी जी को कहा कि देश के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा जी हैं। ये राहुल गांधी जी ने नहीं, असम के लोगों ने कहा। लेकिन इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा का अगर मैं समझूं तो सबसे बड़ा प्रभाव क्या पड़ा, तो यही पड़ा कि इन्होंने, इस यात्रा ने लोगों को ताकत दी। क्योंकि आपने खुद ही देखा मीडिया के दोस्तों ने कि किस प्रकार एक दहशत का एक वातावरण यहाँ की सरकार असम में खड़ी कर चुकी है। अगर सरकार के विरुद्ध कुछ कहोगे तो बैरिकेड, एफआईआर, धमकी, इंटिमिडेशन, पुलिस, इस प्रकार का यहाँ पे एक डर का एक वातावरण और दहशत का एक वातावरण यहाँ की बीजेपी सरकार और मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा बना रखे हैं। लेकिन अगर सबसे बड़ा प्रभाव है इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा को, कि राहुल गांधी जी की निडरता को देखते हुए, राहुल गांधी जी के बुलंद आवाज को सुनते हुए आज असम के लोगों को ताकत मिला है कि वो अपने हक की लड़ाई स्वयं लड़े। आज असम के लोगों को अपने खुद की न्याय मांगने के लिए एक शक्ति मिली है। आज असम के लोगों को इस बीजेपी सरकार से सवाल पूछने का आज अधिकार आज उन्होंने वापस आज असम के लोगों ने पहचाना है। ये है सबसे बड़ी खूबी इस यात्रा की। राहुल गांधी जी और भारत जोड़ो न्याय यात्रा तो आगे चले जाएगी, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड जाएगी, लेकिन जो ये ताकत जो हमको दे चुके हैं असम के लोगों को, ये ताकत आने वाले समय में न्याय और यहाँ पे समन्वय
का एक वातावरण बनाने में हमें बहुत मदद करेगी। जो ये अस्त्र, मोहब्बत का जो अस्त्र दिया है, न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए जो अस्त्र हमें राहुल गांधी जी ने दिया है, उसका हम लाख लाख शुक्रिया अदा करते हुए बड़े प्यार से और सद्भावना से हम उनको कल विदाई देंगे और आशा करेंगे कि वो फिर दोबारा हमारे बीच में आए। धन्यवाद। First of all, representing the Northeast, I'm glad that Rahul Gandhi ji, प्रथमे उत्तर पूर्वांचলৰ হয় আজি মই ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। প্ৰায় 11 দিন তেওঁ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত একেৰাহে আমাৰ লগৰ মাজত আছে। ইয়াৰ পূৰ্বে কোনো ৰাজনৈতিক দলৰ নেতাই ইমান দিন একেৰাহে আমাৰ লগৰ মাজত থকা নাই। এটা স্মৰণীয় এটা যাত্ৰা, এটা ঐতিহাসিক এটা যাত্ৰা, আৰু যিসকলে এই যাত্ৰা দেখা পালে, যিসকলে ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াক ওচৰৰ পৰা লগ পালে, তেওঁ কেতিয়াও ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া বা এইখন যাত্ৰাক পাহৰিব নোৱাৰে। যদি এইখন যাত্ৰাৰ মূল প্ৰভাৱ যদি মই দেখা পাওঁ, সেই মূল প্ৰভাৱটো পৰিছে যে ৰাইজে আজি সাহস পাইছে যে বৰ্তমানৰ চৰকাৰৰ কেলেংকাৰীৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিবলৈ। সাহস পাইছে এই বিজেপি চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ঘৃণা ৰাজনীতি ৰুধিবলৈ। সাহস পাইছে এই বৰ্তমানৰ বিজেপি চৰকাৰে যে অত্যাচাৰ কৰি আছে, দুখীয়া মানুহৰ ওপৰত যে অত্যাচাৰ কৰিছে, সেই অত্যাচাৰৰ বিৰুদ্ধে সংগ্ৰাম কৰিবলৈ সাহস পাইছে। এইখন যাত্ৰাটো পাৰ হৈ যাব, ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া আগলৈ গুচি যাব। কিন্তু এই যে অস্ত্ৰ আমাক দি গ'ল, এই অস্ত্ৰ অনাগত দিনত আমালোকৰ লোকতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়া, সামাজিক ন্যায় আৰু আমালোকৰ মাজত শান্তি সমন্বয় বাতাবৰণ পুনৰবাৰ ঘূৰাই আনিবলৈ হ'লে এটা ডাঙৰ আমাক এটা সম্পদ, ডাঙৰ এটা অস্ত্ৰ, আমি ডাঙৰ এটা সুবিধা আমি পাইছোঁ। জয়ৰাম ৰমেশ ডাঙৰীয়াই ইতিমধ্যে কৈছে যে সকলোৱে আজি দেখা পাইছে, ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ সাংবাদিকসকলে দেখা পাইছে যে বৰ্তমানৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কেনেদৰে আজি দেশৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ভ্ৰষ্টাচাৰী মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছে। আজি সকলোৱে দেখা পাইছে যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কেনেদৰে সাধাৰণ সহজ সৰল মানুহক দমন আৰু ভাবুকি দি আজি তেওঁলোকক বহাই ৰাখিছে। ইউনিভাৰ্চিটি মালিক লোকে এৰি দিয়া নাই, মহিলাসকলক আবদ্ধ কৰি ৰাখিছে, পুলিচ প্ৰশাসনৰ দুৰুপয়োগ কৰিছে, আজি পোষ্টাৰ ফালিছে, গাড়ী চিচা ভাঙিছে। ভূপেন বৰাৰ আজি তেওঁলোকৰ নামটো ফ্ৰেকচাৰ হ'বলৈ হ'ল। আমাৰ বিধায়ক জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰৰ মাথা তেওঁলোকে ওপৰতে প্ৰহাৰ তেওঁলোকে অসম আৰক্ষীয়ে কৰিছে। কিন্তু এই যিমান তেওঁলোকে অত্যাচাৰ কৰক বা নকৰক, আজি ৰাইজে যি সাহস পাইছে, ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া যি স্পষ্টবাদী যি তেওঁলোকৰ যে আচৰণ চাই, ব্যৱহাৰ চাই ৰাইজৰ যে সাহস পাইছে, এয়া হ'ল ভাৰত জোড়ো ন্যায় যাত্ৰাৰ মূল উদ্দেশ্য, যে আমাক কোনো বিজেপি RSS আমাক ভাঙিব নোৱাৰে। আৰু ৰাইজে যেতিয়া এবাৰ জাগি উঠে, তেতিয়া ৰাইজৰ অধিকাৰ কোনোৱে কাঢ়ি লৈ যাব নোৱাৰে। এইখিনিয়ে কথা মই ক'লোঁ। আৰু ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া পুনৰবাৰ অসমলৈ আহিব, এই নিমন্ত্ৰণ জনাই মই ইয়াতে নিজৰ অপেনিং ষ্টেটমেণ্ট সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ। এইটো এটা প্ৰমাণ যে আইন শৃংখলা আজি ভালদৰে চলি থকা নাই। নিজৰ মতে যাক এৰেষ্ট কৰিবলৈ বিচাৰে এৰেষ্ট কৰিব, যাক এৰেষ্ট কৰিবলৈ বিচৰা নাই এৰেষ্ট নকৰিব। যিজনে ভূপেন বৰাৰ ওপৰত প্ৰহাৰ কৰিলে তেওঁক এৰেষ্ট কৰিলে, যিজনে আমাৰ গাড়ী চিচা ভাঙিলে তেওঁক এৰেষ্ট কৰিলে, যিজনে জয়ৰাম ৰমেশক আক্ৰমণ কৰিছে তেওঁক এৰেষ্ট কৰিলে, যিজনে আমাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া মহিলাগৰাকীসকলক হেৰাছ কৰিছে তেওঁলোকক এৰেষ্ট কৰিলে। তো তেওঁলোকে এইবোৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এই ধৰণৰ কথাবোৰ কৈ থাকক, FIR দি থাকক, আমি নিজৰ ভাৰত জোড়ো न्याय यात्रा आगबाढ़ी जाम, हम चलते रहेंगे। वो FIR देते रहे, हम अपने न्याय यात्रा पर चलते रहेंगे। जो FIR उन्होंने दिया वो वही प्रमाण है कि कैसे आज लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। मुख्यमंत्री के जो आचरण और बातें और व्यवहार है, इसी प्रकार से आम व्यक्ति को आज डराया धमकाया जा रहा है। और यही सबसे बड़ी जिम्मेवारी कांग्रेस पार्टी और भारत जोड़ो न्याय यात्रा की है कि हम आम लोगों के लिए लड़े, उनके हक के लिए लड़े, उनके इंसाफ के लिए लड़े, कानून के लिए लड़े, हमारे भारत और असम की संस्कृति के लिए लड़े। चाहे विभिन्न संस्थाएं हो सकता है कि भाजपा के सामने
झुक गए होंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस न कभी झुकी थी न कभी झुकेगी। असम के मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी के खिलाफ, के.सी. वेणुगोपाल जी के खिलाफ, जितेंद्र सिंह जी के खिलाफ, मेरे खिलाफ, गौरव गोगोई जी के खिलाफ, भूपेन बोरा के खिलाफ, CLP लीडर देवव्रत सैकिया के खिलाफ और अन्य कांग्रेस के नेता, असम कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज की। ये एक राजनीतिक FIR है और हकीकत से बिल्कुल कोई संबंध नहीं रखता। सबूत वीडियो फिल्म भी है, सबके पास है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसने क्या कहा, किसने धमकी दी। हम डरने वाले नहीं हैं। ये एक और धमकी है असम मुख्यमंत्री का, और जो कुछ कानूनी कार्रवाई होनी है हम उसका बिना डरे हुए हम उसका सामना करेंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा चलता रहेगा। हम ये मानकर चल रहे हैं अब तक कि हम लोकतंत्र में रह रहे हैं। प्रधानमंत्री दुनिया भर में जाते हैं और कहते हैं कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं, ये मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है। यहाँ अमित शाही का नाम, दूसरा नाम है तानाशाही। इससे हम डरने वाले नहीं हैं। ऐसे राजनीतिक FIR, इससे हम डरने वाले नहीं हैं। ऐसे राजनीतिक FIR से हम डरेंगे नहीं, हम पीछे हटेंगे नहीं, हम आगे चलते रहेंगे। अटैक जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर करते हैं, लेकिन असम में कंप्लीट 7 दिन तक उनका फोकस हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री रहा। आगे के राज्यों में जब आप जाएंगे जहां भाजपा की सरकार है, तो राहुल गांधी के निशाने पे प्रधानमंत्री नहीं वहां के मुख्यमंत्री होंगे। और क्या असम में भ्रष्टाचार ही सबसे बड़ा मुद्दा है जो सीधे हेमंत बिस्वा शर्मा को आप लोगों ने अटैक किया? मैं नहीं मानता हूं कि राहुल गांधी जी ने सिर्फ हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ अटैक की है। ये सही बात नहीं है। पिछले 7 दिनों से वो नरेंद्र मोदी की नीतियों से, नरेंद्र मोदी जी के नियत के खिलाफ भी बोल रहे हैं। जो पिछले 10 साल का अन्यायकाल है, आर्थिक विषमताएं बढ़ी हैं, सामाजिक ध्रुवीकरण बढ़ा है, राजनीतिक तानाशाही हकीकत बन गई है, इसके खिलाफ भी वो आवाज़ उठाते आ रहे हैं। इसके साथ साथ वो कह रहे हैं कि हम 5 न्याय दे रहे हैं, और सबसे बड़ा अन्याय नरेंद्र मोदी जी ने असम में ये किया है कि यहाँ उन्होंने हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाकर बिठा दिया है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हेमंत बिस्वा शर्मा एक निशाना थे। हमारा उद्देश्य बीजेपी को हराना है। हमारा विचारधारा का जो जंग हम लड़ रहे हैं, विचारधारा का टक्कर है, वो बीजेपी RSS विचारधारा के खिलाफ। कोई व्यक्तिगत हमारी कोई ये व्यक्तिगत रण नहीं है, ये व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये एक विचारधारा की लड़ाई है, वैचारिक लड़ाई है। और हेमंत बिस्वा शर्मा आज उस विचारधारा के प्रतीक हैं जो एक विभाजनकारी विचारधारा है, जो इतिहास को मिटाने में लगा हुआ है, इतिहास को फिर से लिखने में लगा हुआ है, जिसने युवाओं पर, किसानों पर, महिलाओं पर, श्रमिकों पर, समाज के वंचित वर्गों पर अन्याय किया है। तो उसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुख्यमंत्री ही निशाना है। इसके बाद हम पश्चिम बंगाल जाएंगे, इसके बाद हम बिहार में रहेंगे, इसमें झारखंड में जाएंगे। वहाँ कोई सवाल नहीं उठता है मुख्यमंत्री को निशाना बनाया। पर यहाँ हकीकत ये है कि जब से हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री बने हैं, तो भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दे के रूप में उभर कर आया है। सभी लोगों से जो राहुल जी मिले, अलग अलग नागरिक संस्थाओं से मिले, अलग अलग प्रोफेसरों से मिले, सामाजिक कार्यकर्ताओं से मिले, आम जनता से मिले, और उन्होंने कहा हम तंग आ चुके हैं इस भ्रष्टाचार से। इसीलिए
उन्होंने जनता की आवाज को सुनकर ही भ्रष्टाचार की बात उठाई है। सर सुचंद्रमा, मैं जानता हूँ आपका क्या सवाल है सुचंद्रमा। जो स्टेट आप छोड़ रहे हैं वहाँ के सीएम ने आपको धमकाया है, 28 केसेस नहीं, दिए। कोई स्टेट धमकाया में आप नहीं। जा रहे हैं, वहाँ के सीएम आपसे नाराज है कि इनविटेशन नहीं आया है। ममता दीदी ने कहा है कि कांग्रेस के साथ जोट में नहीं रहेंगे, कोई रिश्ता नहीं है। आपने ममता जी का पूरा बयान नहीं पढ़ा। ममता जी का पूरा बयान है, हम बीजेपी को हराना चाहते हैं, हम बीजेपी को हराने के लिए कोई कदम पीछे नहीं लेंगे। उसी भावना के साथ हम पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर रहे हैं। जब हम लंबा सफर कर रहे हैं, एक लंबा सफर है, रास्ते में कभी कभी स्पीड ब्रेकर आ जाते हैं, कभी कभी लाल बत्ती आ जाती है। इसका माने नहीं है कि हम सफर से हम पीछे हट जाएं, चलता रहता है। स्पीड ब्रेकर को हम पार करते हैं, लाल बत्ती हरी बत्ती बन जाती है। और कल यही सवाल राहुल जी से पूछा गया था, यही सवाल, और राहुल जी ने स्पष्ट उत्तर दिया कि ममता जी इंडिया गठबंधन टीएमसी, और ममता जी विशेष रूप से क्योंकि वो एक बड़े नेता हैं, टीएमसी के नेता हैं, भारत के नेता, बंगाल के नेता हैं, देश के नेता हैं, इंडिया गठबंधन का एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ तृणमूल कांग्रेस है। हम ममता जी के बिना इंडिया गठबंधन की कल्पना नहीं कर सकते, और हम उम्मीद करते हैं कि जो कल ममता जी ने कहा कि बीजेपी को हराना हमारा कर्तव्य है, हमारी प्रायोरिटी है, हमारी प्राथमिकता है, उसी भावना के साथ हम पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर रहे हैं। और हमें पूरा उम्मीद है कि जो बातचीत चल रही है वो कुछ ना कुछ एक मध्य का रास्ता निकाला जाएगा, और इंडिया गठबंधन भी पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन के रूप में चुनाव लड़ेंगे और सभी पार्टियों का सहयोग होगा उसमें। इनविटेशन आप दे सकते हैं प्रेस को? नहीं, मैं नहीं दिया हूँ, मेरे स्तर पर नहीं दिया जाता है। कांग्रेस अध्यक्ष जी ने बात की है, राहुल जी ने बात की है, हमारे प्रभारी संगठन ने बात की है। अगर कोई लिखित में इनविटेशन है, मैं उसकी कॉपी मांगकर आपको दे सकता हूँ। पर मैं जानता हूँ कि 3-4 बार खरगे जी ने खुद अपने भाषणों में कहा है कि सभी इंडिया पार्टी को हम निमंत्रण दे रहे हैं, और उन्होंने सभी इंडिया पार्टियों के नेताओं से बात की है। तो मैं नहीं जानता हूं किस संदर्भ में ममता जी ने ये कहा है, पर मैंने ये भी देखा है कि अंत में ममता जी ने कहा कि बीजेपी को हराना हमारा कर्तव्य बनता है, और जो कुछ हमें करना है हम करेंगे। इसी भावना के साथ भारत जोड़ो न्याय यात्रा कल कूच बिहार में प्रवेश कर रही है। और कोई सवाल? पाखंडी का नमूना है जो इन्होंने कहा है। मरणोपरांत भारत रत्न 1988 में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का देहांत हुआ था, और 36 साल बाद इनको भारत रत्न दी जा रही है। मैं समझता हूँ इसका हम भरपूर स्वागत करते हैं। पहले तो मैं कह दूँ, कर्पूरी ठाकुर जी, जिनके पुत्र मेरे राज्यसभा में सांसद हैं, रामलाल ठाकुर जी मेरे अच्छे मित्र हैं, मेरे अच्छे दोस्त हैं। बार बार मैं उनसे उनके पिताजी के बारे में बातचीत करते रहता हूँ। पहले तो मैं बिल्कुल साफ कर दूं, मैं इसका भरपूर स्वागत करते हैं, पर यह पाखंडी का एक नमूना है और इसमें राजनीति है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का स्तंभ, 5 स्तंभ जो कल राहुल जी ने आपके सामने रखा था, देश के सामने रखा था, एक स्तंभ है भागीदारी न्याय,
और भागीदारी न्याय दिलवाने के लिए पहला कदम सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना है। अगर प्रधानमंत्री को कर्पूरी ठाकुर जी के प्रति इतना ही सम्मान है तो वो क्यों ये 2011 में किया गया सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना के नतीजे उन्होंने क्यों नहीं प्रकाशित किए? मैं पूछना चाहता हूं इस प्रधानमंत्री से, क्यों 10 साल तक कांग्रेस पार्टी की मांग और अलग अलग पार्टियों की मांग कि हमारे देश में जाति जनगणना हो, सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना हो, उस पर उन्होंने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है और उन्होंने विरोध किया है। तो ये पाखंडी नहीं है तो और क्या है? तो हम स्वागत करते हैं इस भारत रत्न का, पर प्रधानमंत्री से ये मांग करते हैं तब अगर आपकी नीयत साफ है तो आप सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 के नतीजे को प्रकाशित कीजिए और एक नया कास्ट सेंसस सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना करवाइए। एक और बात कह दूं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा भागीदारी न्याय के बाद ही भारत रत्न की घोषणा की गई। मैं समझता हूं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा का सीधा असर भारत रत्न की घोषणा पर है। यह पहले क्यों नहीं किया गया था? यह भागीदारी न्याय जब राहुल जी ने कहा कल दोपहर को, उसके 4-5 घंटे बाद ये इस भारत रत्न की घोषणा की गई थी। ये हेडलाइन मैनेजमेंट था और नहीं। पर मैं फिर से दोहराऊं, हम इस भारत रत्न का भरपूर खुलेआम स्वागत करते हैं। आपका सवाल मिल गया, जवाब मिल गया। सर, असम के जिस हिस्से में अभी आपका न्याय यात्रा है, इसमें लेफ्ट के कुछ झंडे दिखे, आम आदमी पार्टी के झंडे दिखे, लेकिन अजमल साहब की पार्टी AIUDF के एक भी झंडे नहीं दिखे। आपने बिल्कुल किनारा करने का मन उनसे बना लिया है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा 3 बजे तक इंतजार कीजिए। राहुल जी एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, उसमें आपको सारे सवाल AUDF के बारे में जो आपने सवाल किया है उसका जवाब मिल जाएगा। पर मैं एक ही बात कहूंगा, इसके बारे में गौरव गोगोई जी और जानते हैं, पर मैं एक ही बात कहूंगा, AUDF बीजेपी को ऑक्सीजन देता है और बीजेपी AUDF को ऑक्सीजन देता है। ये दोनों के बीच में एक तालमेल है, एक जुगलबंदी है इन दोनों के बीच में। एक ही सिक्के के 2 चेहरे हैं। हिमंतो बिस्वा शर्मा के कहने पर ही अजमल नाचते हैं। अजमल एक कठपुतली है। गौरव, यू वांट टू ऐड समथिंग? और कुछ? तो मैं आपसे निमंत्रण कर रहा हूं, आप 3 बजे की जनसभा, जो हमारी आखिरी जनसभा है असम में, एम आई राइट? तो फाइनल आखिरी जनसभा है, 3 बजे को होगा और विस्तार में राहुल गांधी जी वहां भाषण करेंगे। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा आप वहां आइए और जो सवाल आपने उठाया है इसके बारे में भी वो ज़रूर, ख़ास तौर से असम से के बारे में जो आपने सवाल उठाया है, उन सवालों का जवाब ज़रूर देंगे। शुक्रिया। न्याय का हक मिलने तक।